मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस सरकार को अगर इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भरोसा नहीं है तो एक बार सीधी सीधी घोषणा कर दे कि अब इस देश को लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में आए कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला हूं जो इस भारत भूमि का कल्याण कर सकता हूं, इसलिए अब किसी भी तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है। संसद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, उसे म्यूजियम बना दिया जाए, उसमें माननीय मोदी जी की अलग अलग वेशभूषा वाली तस्वीरें लगा दी जाए, हम सब लोग देखने जाया करें उसे। क्योंकि अगर संसद चलने ही नहीं देना है और चलने भी देना है तो उसे म्यूट कर देना है, खामोश कर दिया जाना है, तो फिर दुनिया में और कौन सा मंच बचेगा जहां जनता के सवाल उठाए जा सकेंगे। विपक्ष सड़कों पर आवाज उठा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम देख चुके एक प्रमुख विपक्षी दल और इसके सिवा कर क्या सकता है। दूसरा पटल है संसद, वहां आप बोलने नहीं दे रहे, बोलने से पहले म्यूट कर दे रहे हैं सदन को। तो लगातार जो आप कह रहे हैं कि संसद और लोकतंत्र खतरे में है, संसद को समाप्त करने पर आमादा है, मैं आप सबको साक्षी मानकर यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में इस संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने की घोषणा करेंगे, आप देखिएगा कि हमारे देश का बहुसंख्यक समाज अपनी अपनी छतों और बालकनियों पर खड़े होकर ताली और थाली बजाकर लोकतंत्र के समाप्त होने का जश्न मनाएगा, बधाइयां दी जाएंगी। और ये देश इसकी सामूहिक चेतना को इतना काट मार गया है कि ये तानाशाही का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। दिनेश जी, हम और आप जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन मेरी आशंका बहुत ज्यादा गहरी है कि ये देश तानाशाही को सहज स्वीकार करेगा और उसका स्वागत भी करेगा। हमारी आशंका और गहरी होती जा रही है। देखना होगा वे कब तक ये कर पाए। हो सकता है 2024 के बाद कर दें, एक विजय और हासिल कर लें, उसके बाद वे चाहें तो कह सकते हैं कि इस देश की जनता ने हमें तीसरी बार चुना है, हम पर इतना भरोसा है कि अब बार बार चुनाव की जरूरत नहीं है। जनता ने हमको मान लिया है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये चुनाव का खर्चा भी क्यों उठाना। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सरकार और उसके जो पैरोकार हैं, आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके प्रवक्ता, संगठन के लोग, मंत्री संतरी, सब एक बिगुल बजा रहे हैं कि मोदी सरकार ने शेल कंपनियां बंद कर दी हैं। 31 जुलाई 2019 को पार्लियामेंट में सरकार ने बाकायदा ये जानकारी दी एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कि देश में पिछले वर्षों में यानी 2019 तक 6 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद कर दी गई हैं। ये वे कंपनियां थी जिनमें 2 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं हुआ था या कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, और इन 6 लाख से ज्यादा कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां शेल कंपनियां बताई गई थी। सरकार ने बहुत ढोल पीटा था कि हमने ये फर्जीवाड़ा बंद कर दिया है। देश में कुल मिलाकर 2019 तक 1.9 मिलियन कंपनियां रजिस्टर्ड थी, जो आरओसी के रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के यहां। मोटे तौर पर सरकार ने यह ढिंढोरा पीटा कि अब तक यानी मोदी के आने से पहले तक शेल कंपनियों की आड़ में उनका मुखौटा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, काला धन सफेद किया जाता था, तमाम इस तरह के ढोल पीटे गए। लेकिन आज जबकि अडानी के मामले में पहली नजर में बहुत स्पष्ट यह दिख रहा है कि विनोद अडानी और तमाम ऐसी शेल कंपनियों के जरिए गौतम अडानी की कंपनियों में पैसा लगा है, तो आज तक न तो ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की, न सरकार उस पर जवाब देने को तैयार है। संसद का आपने जिक्र किया दिनेश सर, संसद आज म्यूट कर दी गई। मैंने फेसबुक और ट्विटर पर भी लिखा, मैंने क्या बहुत लोगों ने लिखा। शुरू में बहुत देर तक तो लोग ये समझते रहे, मेरे कई मित्रों ने कमेंट किया कि हमें लगा कि हमारे टीवी में कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन वो लोकसभा टीवी के जरिए जो प्रसारण हो रहा था वो सदन से ही म्यूट कर दिया गया, और आखिर में क्या सुनाई दिया कि अब ये सदन सोमवार तक के लिए स्थगित किया जाता है। सरकार जैसे जैसे इस तरह के काम कर रही है, जब आप सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं, एक तो सरकार खुद चलने नहीं दे रही संसद को, आखिर विपक्ष क्या चाहता है? सीधा सा एक सवाल है कि जेपीसी गठित कर दीजिए।
कोई कयामत नहीं आ जाएगी जेपीसी गठित होने से। इससे पहले 8 बार जेपीसी बन चुकी है। लेकिन मैंने पिछले दिनों भी कल एक डिबेट में कहा था कि वो एक हमारे समाज में एक पनौती राजनीतिक क्षेत्रों में चलती है, पनौती मानी जाती है कि जो सरकार जेपीसी गठित करती है वो अगले चुनाव में हार जाती है। मैं तो वैज्ञानिक सोच का आदमी हूं, मैं ऐसी किसी चीज पर, ऐसी किसी अंधविश्वास पर कोई मान्यता नहीं रखता, कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन राजनीति में लोग हर तरह से चीजों से डरते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार का डर ही यह है कि अगर जेपीसी गठित हुई तो उसके सामने तमाम दस्तावेज रखने होंगे। जेपीसी को अधिकार होता है, वो किसी को भी बुला सकती है, किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है, कोई भी दस्तावेज मांग सकती है किसी भी मंत्रालय से। इसी डर के कारण सरकार जेपीसी गठित नहीं कर रही है। और सदन में जवाब न देना पड़े विपक्ष के एक नेता के सवाल का, जिसके ऊपर वे आरोप लगा रहे हैं कि उसने विदेश में अपमान किया है, वो कह रहा है मैं संसद में इसका जवाब देने को तैयार हूं, पहले आप मेरी बातों का तो जवाब दे दीजिए। और जो कुछ उस नेता ने, राहुल गांधी ने दूर देश में, विदेश की धरती पर कहा, सरकार अपने कृत्य से उसके कहे को लगातार साबित करने पर तुली है। लगातार सरकार झूठ फैला रही है। सरकार के पूरे मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, सांसद, प्रवक्ता एक मामूली सी अंग्रेजी में दिए गए भाषण को तोड़ मरोड़ कर यह साबित करने पर तुले हैं कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका से कहा कि हमारे देश में आकर लोकतंत्र बचाओ। एक भी वाक्यांश राहुल गांधी के भाषण में ऐसा नहीं है। और वो तो साफ कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला, हम निपटने गए। और अगर विदेश में अपमान का जहां तक प्रश्न है, तो मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, न केवल नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि उनके पुरखों को भी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आपातकाल के समय विपक्ष के नेता दुनिया भर में घूम घूम कर गुहार लगाते थे। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी विदेशों में जाकर इंदिरा गांधी के अत्याचारों का वहां पर ढोल पीटते थे और हाथ जोड़कर बचाने की गुहार करते थे। तब यही विपक्ष जो आज सत्ता में बैठा है, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करता था। जैसे नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर विदेश गए थे, ऐसे ही प्रोफेसर स्वामी गए थे।